हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद प्राची। जैसा कि आपको पता है, हमारा चल रहा है अभी 20 डेज संपूर्ण सीटेड पेडागोजी सीरीज, जिसका है आज डे 7। ठीक है, डे 7 का है ये। आज आपका है डे 7। ठीक है जी। एक रिमाइंडर आपके लिए ये है कि आज से आपके सीटेड एग्जाम में रह गए हैं सिर्फ 14 डेज। 15 दिन से भी कम बच गया है गाइज। आप लोग अब तो सीरियस हो जाइए सब कोई। ठीक है, 15 दिन से भी कम रह गया है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है मैथ पेडागोजी का सारा क्वेश्चन करेंगे, वो भी कहाँ से? PYQ से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपको मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। हाँ, किनको नहीं मिलेगा? जो पेपर 2 में सोशल रख लेंगे, जो पेपर 2 में सोशल सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, उनको मैथ पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर पेपर 1 में तो आना ही है, पेपर 1 में तो आपको पता ही कि सेम ही है सब्जेक्ट। पेपर 2 में जो मैथ एंड साइंस रखेंगे, मैथ एंड साइंस रखेंगे, उनको मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पेपर 2 में जो सोशल वाले हैं, पेपर 2 के सोशल वाले, ठीक है, बस उनको मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चलिए, फिर भी हम कह सकते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपका मैथ पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ये पीडीएफ, मान लीजिए आप लोग OMR सीट पे प्रैक्टिस तो करते होंगे ना, तो उसके लिए आपको चाहिए पीडीएफ। कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैंने उस पर सारा पीडीएफ भेज दिया है, प्रीवियस भी और अब भी, आज के भी भेज दूंगी। आने वाली सभी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना मैथ पेडागोजी का आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आपको देख चलना है, सही पूछा है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक और तार्किक होती है। तो सही बात है जी, ये बात तो सही है ना, गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक और तार्किक होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, गणित केवल संख्याओं और गणनाओं तक ही सीमित एक विषय है। ये बात गलत है। मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर एंड कैलकुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। गणित की अवधारणाएं एक दूसरे से पूरी तरह पृथक होती है, ये गलत बात है। मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। गणित में आगमनात्मक तर्क का कोई स्थान नहीं होता, ये बात भी गलत है। मैथ इज ऑल अबाउट रीजनिंग, मैथ इज ऑल अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। सो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि गणित में इंडक्टिव रीजनिंग का जगह नहीं होता। ठीक है जी, तो बच गया आपका सिर्फ ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा? अब ये तो हम समझ गए कि गणित का जो नेचर है, मैथ का नेचर, वो क्या है? हायरार्चिकल एंड लॉजिकल। ठीक है, तो अब इसका एक आपको उदाहरण देना है कि पदानुक्रमिक कैसे है गणित की प्रकृति। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है, योग की अवधारणा की समझ के बाद ही गुणा की अवधारणा विकसित होती है। तो बिल्कुल सही बात है आपका ये, यानी कि गणित एक क्रम में चलता है। पदानुक्रमिक कहने का अर्थ क्या है? पदानुक्रमिक कहने का अर्थ है कि गणित जो है एक क्रम में चलता है। आप क्या करोगे? आप बच्चे को प्लस माइनस सिखाओगे ही नहीं, ठीक है, एड सब्सट्रैक्टिव मत सिखाओ, सीधा उनको एलसीएम बनवाने लगो। तो क्या बच्चा, जिस बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता,
क्या वो बच्चा एलसीएम सीखने के लिए अभी तैयार है? क्या वो सीख पाएगा? आप बोलोगे एचसीएफ सिखा देते हैं, क्या वो सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, वो कभी नहीं सीख पाएगा। एक अ, क्रम में चलता है मैथ, सिंपल भाषा में समझिए, मैथ एक क्रम में चलता है। सबसे पहले आप प्लस सिखाओगे, सबसे पहले आप 1 2 सिखाओगे, 1 2 3 4 क्या होता है, फिर आप 1 + 2 पे आओगे, फिर आप 22 + 24 पे आओगे, फिर आप माइनस सिखाओगे, फिर मल्टीप्लाई सिखाओगे, फिर डिवाइड एंड देन फिर आगे इसी तरह मैथ चलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल्ड में समझाया हुआ है पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ पेडागोजी का मैंने पीवाईक्यू नहीं करवाया था, तो अगर आप लोग की डिमांड होगी तो 2018 से लेके 2026 तक की मैथ पीवाईक्यू मैं एक ही वीडियो में लेके आ जाऊंगी। ठीक है, बट ऑन योर डिमांड्स, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। ठीक है, एक महा मैराथन टाइप का आ जाएगा, उसमें 18 से 26 तक जितने भी मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवा दूंगी, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आपने पीवाईक्यू नहीं कराया, मैथ का पीवाईक्यू नहीं कराया, तो इसीलिए ये कराना तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वॉन हीले के ज्यामितीय चिंतन मॉडल के अनुसार जब एक बच्चा आकृतियों को उनके संपूर्ण रूप और दिखावट के आधार पर पहचानता है, जैसे समोसे एक ट्रायंगल, समोसा का शेप ट्रायंगल है, ठीक है, तो वो किस स्तर पर है? तो अभी वो किस स्तर पे, आपको पता होगा कि वॉन हिले ने 4 स्टेज बत दिया है। ये जीन पियाजे के 4 स्टेज नहीं है, ये वॉन हेले के 4 स्टेज हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो 4 स्टेज कौन सा है। सबसे पहला स्टेज है उसमें स्टेज 0, फिर आता है स्टेज 1, फिर स्टेज 2 एंड फिर स्टेज 3। ठीक है जी, अब इन स्टेजेस में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेज में बच्चा ये चीज समझने लगता है, यानी कि वो शेप को समझने लगता है, किस स्टेप में वो शेप को समझने लगेगा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, आप पहले देखो कि स्टेज 1 में विजुअलाइजेशन दिया हुआ है, स्टेज 0 में, सॉरी लेवल 0 में विजुअलाइजेशन दिया हुआ है, लेवल 1 में आप आ जाओ तो वहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है कि बच्चा एनालिसिस करने लगता है, लेवल 2 में इनफॉर्मल डिडक्शन होने लगता है, और लेवल 3 में जो है फॉर्मल डिडक्शन होने लगता है। ठीक है, अब आप देखो, शेप ऑन अपियरेंस कहा जाता है विजुअलाइजेशन को, शेप ऑन अपियरेंस। ये सब बातें क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं कराया हुआ इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रही हूँ। एनालिसिस को कहते हैं शेप ऑन देयर प्रॉपर्टीज। एब्स्ट्रैक्शन लेवल 2 को इनफॉर्मल डिडक्शन के अलावा आप एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हो। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्शन ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इनफॉर्मल डिडक्शन की जगह ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्शन आ जाए, और फॉर्मल डिडक्शन को हम डिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ डिडक्शन अगर रहे तो समझना है कि फॉर्मल डिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब डिडक्शन यानी लेवल 3 में क्या होता है, बच्चा रीजनिंग एबिलिटी बच्चे में बन जाता है और वो थ्योरीज प्रॉब्लम्स को प्रूव करने लगते हैं, थ्योरम्स को प्रूव करने लगते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है शेप के पहचानने की, यहाँ पे क्या बात हो रही है, शेप के पहचानने की। तो शेप को पहचानना वो लेवल 0 में ही स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, विजुअलाइजेशन में ही शेप को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, अगर बात शेप को पहचानने की हो रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेवल 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वॉन हीले के अनुसार जब एक बच्चा किसी आकृति जैसे आयत के सभी गुणों की पहचान कर लेता है,
ठीक है, किंतु विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाता, तो वह किस स्तर पे है? तो है वो आपके एनालिसिस स्तर पे। देखिए सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, जब बच्चा शेप समझने लगे कि अच्छा ये शेप होता है, ये ट्रायंगल है, जब बच्चा ये समझे तो वो मतलब विजुअलाइजेशन पे है। लेकिन जब बच्चा ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को समझने लगे कि इसमें एंगल्स होते हैं, इसमें भुजाएं होती हैं, वो क्या कर रहा है, वो शेप के प्रॉपर्टीज को समझ रहा है। ठीक है, जब शेप के प्रॉपर्टीज को समझने लगे, अब यहाँ पे वो सिर्फ प्रॉपर्टीज समझ पा रहा है, वो इस बात को प्रूफ नहीं कर रहा है कि जैसे कि आप बोल दोगे कि प्रूफ करो कि ट्रायंगल का तीनों कोना 180 डिग्री के बराबर, तो वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो प्रॉपर्टीज समझ रहा है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेवल 1 यानी कि एनालिसिस। ठीक है जी, चलिए। जब एक बच्चा यह तर्क देता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं क्योंकि वे आयत के सभी गुणों की संतुष्टि करते हैं, तो वो वॉन हीले के किस स्तर पे है? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा तर्क दे रहा है। अभी भी अगेन वो थ्योरम प्रूव नहीं कर सकता, दोबारा बोल रही हूँ, वो थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकता, बट वो यहाँ पे लॉजिक लगा सकता है। ठीक है, थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा है बट वो लॉजिक लगा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा लेवल 2 यानी कि सी नंबर। ठीक है, चलिए। जियो बोर्ड का उपयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है? जियो बोर्ड आप लोगों को पता होगा, जियो बोर्ड क्या होता है। देखिए जियो बोर्ड दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कील लगे हुए कांटी वाला जियो बोर्ड होता है, और एक होता है रबर बैंड वाला जियो बोर्ड। ठीक है, अब जियो बोर्ड का प्रयोग 2D जो 2D आकृति होती है, ठीक है, 2D आकृति, 2D 3D आप लोगों को पता होगा, उसके मूर्त रूप को समझाने के लिए होता है। ठीक है, चाहे वो 2D आकृति को समझाना हो, कोण समझाना हो, समिति समझाना हो, या परिमाप समझाना हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जियो बोर्ड का यूज हम जियोमेट्रिक शेप्स, सिमेट्री, पेरीमीटर्स को सीखने के लिए करते हैं। सो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। डाइन्स ब्लॉक, जिसको बेस 10 ब्लॉक का भी कहते हैं, उसका उपयोग मुख्य रूप से किन गणितीय संक्रियाओं को समझाने के लिए किया जाता है? देखिए डाइन्स ब्लॉक का जो यूज होता है, ठीक है, वो डेसिमल संख्या प्रणाली, स्थानीय मान और योग व्यवकलन को समझने के लिए होता है। तो क्या क्या 3 चीज मैंने आपको अभी बताया? डेसिमल संख्या प्रणाली, दूसरा मैंने बताया प्लेस वैल्यू, स्थान मान, एंड नंबर सेंस। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से आंसर तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू, एडिशनल सब्सट्रैक्शन, नंबर सेंस देखने को मिल रहा है। सो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर संख्या बोध, स्थानीय मान और गणना सिखाने हेतु सबसे उपयुक्त टीएलएम कौन सा है? दृष्टिबाधित आपको पहले बोल दिया है कि दृष्टिबाधित के लिए, तो मतलब वो क्या है, वो देख नहीं सकता। ठीक है, अब अगर वो देख नहीं सकता, आप मुझे बताओ, अगर कोई देख नहीं सकता तो वो प्रोटेक्टर का यूज कैसे कर पाएगा, ग्राफ पेपर का यूज कैसे कर पाएगा, ये जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का यूज कैसे कर पाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एबिकस एंड टेलर्स फ्रेम। देखिए एबिकस आप बोलोगे तब मैम वो एबिकस का यूज कैसे कर पाएगा? एबिकस का यूज वो स्पर्श से कर पाएगा। ठीक है, स्पर्श आप मतलब छू के, उसे देखना नहीं है, स्पर्श मतलब होता है छू के, महसूस करके। जैसे आप एबिकस है, एबिकस में आपको पता है ना, कुछ इस टाइप से होता है, रिंग बना होता है इस टाइप से। अब एक बात बताओ, उसके हाथ में कितना रिंग है, उसको तो वो बिना देखे भी गिन सकता है ना, 3 रिंग है, 4 रिंग है, उसको तो बिना देखे गिन सकता है। तो इस तरह से
एबिकस जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज होता है, तो आपको याद रखना है, आपका आंसर एबिकस हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की मुख्य संकीर्ण उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पे क्या एम है बताइए मैथमेटिक्स एडुकेशन का? संख्यात्मक कौशल और दैनिक गणना कौशल का विकास, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। एक बात बताइए, प्राइमरी लेवल पे किस बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग सिखाई जाती है? मुझे ये बताइए। प्राइमरी लेवल यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में प्राइमरी लेवल लिखा हुआ है, तो बी कैसे होगा? प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस अलजेब्रा एंड कैलकुलस, प्राइमरी लेवल पे कौन सा अलजेब्रा और कौन सा कैलकुलस? अटेनिंग हाई स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भाई प्राइमरी लेवल पे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देगा, मुझे ये बताओ। कौन से 18 साल से पहले कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की परमिशन होती है, और 18 साल के बाद कौन सा बच्चा प्राथमिक स्तर पे होता है? तो डी का भी कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब विद्यालय लेवल से यहाँ मतलब है हायर, यानी कि ब्रॉड एम। तो सबसे पहले किसी भी लेवल पे रोट मेमोराइजेशन नहीं होता है, चाहे वो कोई लेवल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर हो, रिटायरमेंट की एज में भी अगर आपको दे देना मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, तो आपको आंसर नहीं करना है। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, कभी भी नहीं। गणित को अन्य सभी विषय से पृथक करना, नहीं भाई, ऐसा करने से क्या फायदा है। बालक के चिंतन और विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर ए 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गणित में स्थानिक समझ, जिसको आप लोग स्पेशल रीजनिंग या स्पेशल ओरिएंटेशन कहते हो, प्राथमिक स्तर पर शामिल करने से क्या लाभ है? अब चलिए, गणित में स्पेशल रीजनिंग को शामिल करने का क्या लाभ है ये आपको बताना है, या केवल भूगोल विषय पढ़ाने के लिए आवश्यक है? अब एक बात बताओ, स्पेशल रीजनिंग की यहाँ बात हो रही है और आप भूगोल में लेके जा रहे हो, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, एलिमिनेट हो गया। इससे बच्चा को संख्याओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ऐसा क्या? ऐसा क्या? या केवल चित्रकला का एक भाग है? मुझे बताओ, चित्रकला में आप स्पेशल रीजनिंग का यूज कर रहे हो? ये तीनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है, ए बच जाता है जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। या स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, अनुपातिक विवेचन को सुदृढ़ करता है, एकदम करेक्ट बात है जी, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के पैटर्न और समिति को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक गणित में पैटर्न और सिमेट्री को शामिल करने का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक, कलात्मक और संख्या संबंध ज्यामिति गुणों की पहचान विकसित करना। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्राथमिक स्तर पर गणित में त्रुटि किस रूप में देखी जानी चाहिए? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा जो बच्चे के चिंतन और विचार प्रक्रियाओं को समझने में खिड़की का काम करती है, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भी आगे हम पढ़ेंगे, क्या पता इससे बेस्ट मिल जाए। कमजोर बौद्धिक क्षमता का प्रमाण, कभी नहीं। गलत इरर होना एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा चीज माना गया है। जब बच्चे गलती करते हैं तो ही सीखते हैं। गलती से क्या मतलब ये नहीं होता कि बच्चा के पास बौद्धिक क्षमता कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों में कमी नहीं निकालनी है, ध्यान रखिएगा, बच्चों या टीचर में कमी नहीं निकालनी है। रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस दैट शुड बी इग्नोर, कभी भी नहीं। बच्चों की एरर को इग्नोर करने का आपको शिक्षक नहीं बनाया गया है, उसके गलती को सुधारने के लिए आप हो। ठीक है, शिक्षक की विफलता जैसे केवल अंक काट कर दर्शाया जाए। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक छात्र को जोड़ने पर उत्तर
35 और 28 को जोड़ के उत्तर 513 निकल रहा है। ठीक है, छात्र में किस अवधारणा की समझ का अभाव है? छात्र में किस अवधारणा की समझ का अभाव है? गिनती और संख्या पहचान का पूर्ण अभाव। अब देखिए यहाँ पे गिनती तक रहता तो सही होता, पर यहाँ संख्या पहचान है। संख्या पहचान में वो गलती नहीं कर रहा है, उसको पता है 35 क्या होता है, उसको पता है 28 क्या होता है, वो संख्या पहचान में गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वो संख्या पहचान में गलती करता तो 35 और 28 के लिए 8 5 यहाँ पे 13 नहीं लिखता। उसको पता है ये 8 है ये 5 है, तभी उसने यहाँ पे 13 लिखा है। समझ रहे हो उस चीज को? उसको ये नहीं पता है कि 13 में सिर्फ हमें 3 लिखना है और 1 को यहाँ कैरी करना है। ये चीज की उसके पास समझ नहीं है, तो संख्या पहचान का अभाव गलत हो गया। गुना और भाग की संख्या, गुना भाग की तो यहाँ बातें भी नहीं हो रही है, और ये पठन विकार जैसा कुछ है नहीं, तो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कैरिंग ओवर, कैरिंग ओवर की समझ नहीं है उसे कि एक मार्क इधर कैरी करना है, एक जो है वो उसको समझ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गणित की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? सिंपल सी बात है, रोट आंसर के दे हैव स्ट्रिक्टली वन प्री डिटरमाइंड रोट मेमोराइजेशन, तो ये तो गलत हो गया। बी का स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता है, ग्रेड देने के लिए नहीं होता। ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है ना, आपको पता है सारे पेडागोजी में सबसे इजी होता है मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, हल्का से जब आप दिमाग लगाओगे तो मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अंत वाला यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? सिंपल सा, यहाँ पे देखो आप, राइट एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इतना, जिसमें सबसे कम दिमाग लगेगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, इसमें तो दिमाग लगेगा, दिमाग लगेगा तो आंसर नहीं होगा। इसमें भी दिमाग लग रहा है और थोड़ा सा दिमाग तो बी नंबर में भी लग रहा है। सबसे इजी ए नंबर है, दोनों को जोड़ना है, तो इसीलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का एल्प्स मॉडल का सही क्रम क्या है? चलिए, प्राथमिक स्तर पर गणित अवधारणाओं को सिखाने के लिए एल्प्स मॉडल का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले उसका जो एक सही क्रम है वो है, याद रखिएगा, एल्प्स मॉडल है ना लिखा, तो ELPS, इसीलिए तो इसका नाम एल्प्स मॉडल है। ELPS, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, दिमाग ज्यादा नहीं आपको यहाँ लगाना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, गणित शिक्षण में आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड का मुख्य विशेषता क्या होता है? आपको पता है इंडक्टिव मेथड ज्यादा किस पे जोर करता है? ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने 2018 से ये सब मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2018 से 2026 के PYQ में हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को किया है। ठीक है, अगर आपने 18 से 26 का PYQ नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी टाइम है 14 दिन, आप लोग कर सकते हो अभी भी। 18 से 26 की जो प्लेलिस्ट लिंक है, PYQ प्लेलिस्ट लिंक, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आ जाइए यहाँ पे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल पे जोर देता है, तो एग्जाम्पल टू रूल्स या फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित शिक्षण में डिडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? बस उसी को उल्टा दीजिए, इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल्स है तो गणित रूल्स टू एग्जाम्पल हो जाएगा, बस उसी का उल्टा। इंडक्टिव कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है तो डिडक्टिव एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट हो जाएगा। वेरी इजी पीजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। गणित में अनुमान लगाने के कौशल को प्राथमिक स्तर पर क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देर के बाद मुझे ढंग का क्वेश्चन दिखा है कुछ। बताइए क्यों करना चाहिए?
देखिए सिंपल सी बात एक आप दिमाग में आपको रखना है कि अनुमान जो होता है वो दैनिक जीवन में व्यवहारिक गणना को और उत्तर की सेंस मेकिंग को परखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, सेंस मेकिंग को परखने के लिए। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर बताइए, उस हिसाब से क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनुमान लगाना दैनिक जीवन में यूज होता है, सेंस मेकिंग का भी काम करता है, ठीक है, तो आपका जो है ए नंबर उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे। अब कैसे दे सकते थे, बाकी के 3 को एलिमिनेट करके, बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो 1 सेकंड में एलिमिनेट कर दोगे आप, तो ए ही बचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अभी मैं कुछ क्वेश्चन से ध्यान दे रही हूँ, सिर्फ ए आंसर आ रहा है, तो इसके बेसिस पे आगे भी ए मत लगा दीजिएगा, दिमाग लगा के सोच के विचार के आंसर करना है, ठीक है। कुछ भी आंसर नहीं करना है, क्योंकि ए आ रहा है तो आगे भी ए होगा, हो सकता है ए आए, हो सकता है इस पीडीएफ में ए ही उन्होंने सेट कर दिया है, हो सकता है, बट आपको सोच के आंसर करना है। चलिए, गणित में गणितीय संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। गणित में गणितीय संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, बताइए। एक बात बताइए, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना क्या ये है गणितीय संप्रेषण। बिल्कुल भी नहीं। सी नंबर में है गणितीय समस्याओं पर साथियों से वाद विवाद कर झगड़ करना। वाद विवाद तक तो सही था, वाद विवाद तक तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, पर उसके बाद झगड़ा करना जैसे ही आ गया आपका आंसर गलत हो गया। बी में है गणित की कक्षा में बिना रुके केवल फॉर्मूले बोलते रहना। ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सिर्फ विदाउट स्टॉपिंग फॉर्मूला बोलते रहना है, उससे क्या हो जाएगा, गणितीय संप्रेषण हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। गणितीय विचारों और चिंतन को व्यवस्थित, स्पष्ट और सुसंगत रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता को गणित में गणितीय संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 पे। प्राथमिक स्तर पर फ्रैक्शन की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त प्रारंभिक गतिविधि कौन सी होगी। फ्रैक्शन की अवधारणा, तो भिन्न के जोड़ और घटाव के नियम रटवाना। कभी भी रटवाना वटवाना से तो हमें दूर चलना है ना, तो सी नंबर हो गया कैंसिल, इलिमिनेट, सॉरी। कठिन मिश्रित भिन्नों की लिखित परीक्षा लेना। परीक्षा लेना, अवधारणाओं को परिचय देना है, एग्जाम लेना कहाँ से आ गया, सीधे ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखवा देना नहीं। ठोस मूर्त वस्तु जैसे रोटी सेब कागज की पट्टी को समान भागों में बांटकर दिखाना। बच्चा यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है, और मैंने तो बताया ही है जहां बच्चा एक्टिव हो वहां आंसर लगा दो, गलत होने का चांस ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23।
कक्षा 4 के छात्रों को यह समझाने के लिए कि 1/2 1/3 से बड़ा है, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम जो है सबसे प्रभावशाली होगी। एबिकस। एबिकस पर मोतियां गिनने से आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, एलसीएम करने से फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अंक देखने से फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। तो ए नंबर, कागज की 2 समान पट्टी को 2 और 3 बराबर भागों में मोड़कर तुलना करना, बिल्कुल सही, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक दिए गए अभ्यास समय का मुख्य उद्देश्य क्या है। दैनिक परीक्षण के अंक तैयार करना, नहीं। होमवर्क, चेकिंग टास्क टू पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को केवल व्यस्त रखकर शांत रखना, आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि ये सब ऑप्शन एलिमिनेटेड है, एलिमिनेट होगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अधिगम विस्तार की विविध अवसर प्रदान करना, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। गणित की कक्षा में गणितीय पहेलियां और खेल शामिल करने से क्या लाभ होता है। गणित की कक्षा में गणितीय पहेलियां और खेल शामिल करने से क्या लाभ होता है। वे कक्षा के शिक्षण समय को नष्ट करते हैं, कभी भी नहीं। आप लोग खुद सोचो, ये सब एलिमिनेट नहीं होगा क्या। वे केवल केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, नहीं। उनसे बच्चों का ध्यान गणित से भटक जाता है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा ऑप्शन अगर आ जाए तो आप लोगों को 1 सेकंड से भी कम का समय लगाना है इस सबको एलिमिनेट करके बचा हुआ आंसर को सही टिक करने में। बट जरूरी नहीं है कि आपको इतना इजी होगा, हो सकता है कि आपको ऑप्शन बदल दे एग्जाम में, हो सकता है कि भारी ऑप्शन दे दे, तो इसीलिए आपको आंसर सोच समझ के लगाना है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। वे गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं। ए नंबर को पढ़ते ही आपको अंदर से फीलिंग आ रहा होगा कि हाँ, ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक छात्रों को एरिया की अवधारणा से परिचित कराना चाहता है, सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, एरिया से अवगत कराना चाहता है, ठीक है, क्षेत्रफल का अवधारणा से। अब ये देखिए, याद करवाना वाला तो पहले ही हटा देना है, डेफिनेशन लिखना कभी भी सही नहीं है, कठिन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने की परीक्षा लेना, ये भी नहीं। आपका ए नंबर जो है, विभिन्न वस्तुओं द्वारा ढकी गई सतह पर परस्पर तुलना करना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। गणित में अमानक इकाइयां का उपयोग मानक इकाइयों से पहले क्यों कराया जाता है, बताइए। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का जो मेजरमेंट है वो पहले क्यों कराया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट से। देखिए ऐसा इसीलिए करते हैं जिससे बच्चे जो है वो मापन की आवश्यकता और मानक इकाइयों की उपयोगिता को तार्किक रूप से समझ सके, जो कि आपके ए नंबर में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्यामितीय संप्रतियों को गतिशील रूप से प्रदर्शित करने और कंप्यूटर पर आकृतियों को घुमाकर दिखाने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ये आपको किया जाता है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक इंटरैक्टिव ज्यामिति बीज गणित और कैलकुलम सॉफ्टवेयर है जो कि गणितीय संकल्पनाओं को गतिशील दृश्यता को क्या करता है, ये प्रदान करता है, ठीक है। तो जियोजेब्रा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गणित में टेनग्राम पहेली का मुख्य शैक्षणिक उपयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है। टेनग्राम पजल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये एक एंशिएंट चाइनीज पजल है, ठीक है, और इसका यूज प्राइमरी मैथमेटिक्स में किया जाता है। तो अब क्यों किया जाता है, देखिए ये स्थानिक समझ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेशल सेंस बनाता है, जिसमें 2D आकृतियों की पहचान। एक बात बताइए, 3D तो बाद में आया है ना,
3D 4D जो भी होता है, इसके बाद 5 6 7 8 9 जो भी होता है, ये सब तो बाद में आया। सबसे पहले क्या था 2D। और आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये एंशियंट चाइनीज पजल है, एंशियंट है। एंशियंट टाइम में 3D सब तो था नहीं, क्या था 2D आकृतियां थी। और स्पेशल सेंस बनाने की भी बात की जा रही है, तो हर तरह से ए नंबर क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में टाइलिंग गतिविधियों का क्या महत्व है। बिना किसी अंतराल या अतिव्यापन के सतह को ढकने वाली सममितीय आकृतियों और पैटर्न की समझ विकसित करना। बिल्कुल करेक्ट है जी, ए नंबर आपको सुन के ही लग रहा होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। गणित के वैकल्पिक रणनीतियों का विद्यार्थी द्वारा उपयोग किया जाना क्या दर्शाता है। देयर ओरिजिनल थिंकिंग, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी एंड डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 में है, प्राथमिक गणित में कल नविधि यानी कि एल्गोरिदम के स्थान पर अवधारणात्मक समझ के पे बल क्यों दिया जाता है। ताकि बच्चे गणितीय संक्रियाओं को पीछे के क्यों और कैसे के तर्क को समझे, ना कि केवल रटे। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मेमोराइज के बारे में यहाँ मेमोराइज को गलत बताया गया है, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लॉजिकल तर्क समझने की भी बात की गई है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मैंने आपसे कहा ना कि सारे पेडागोजी में सबसे इजी पेडागोजी मैथ का होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप माइंड को एग्जाम के टाइम में प्रेजेंट रखो, कहीं इधर उधर नहीं भेजना है। बस 2.5 घंटे की एग्जाम होती है, राइट, 2.5 घंटे के लिए बस माइंड को अपने साथ रखना, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए गणित में संरक्षण की समझ प्याजे के किस संज्ञानात्मक चरण में विकसित होता है। ठीक है, अब देखिए गणित में संरक्षण की समझ, लगाओ लगाओ, नहीं नहीं अच्छा है, लगाओ लगाओ बिल्कुल लगाओ। पिछले पिछले 15-16 क्वेश्चन से लगातार ए आंसर आ रहा था, राइट, हर एक क्वेश्चन का आंसर ए हो रहा था, ए ए ए ए। तो आप लोगों ने सोचा कि अरे पिछले कुछ 15-16 क्वेश्चन से ए ही हो रहा है, लगता है इस वीडियो में सबका आंसर ए ही होने वाला है, राइट। बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ भी सोचे, एक बात बताओ, ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा। सेंसरी मोटर स्टेज की बात की गई है, ये होता है आपके 0 to 2 ईयर्स में, 0 to 2 ईयर्स में होता है सेंसरी मोटर स्टेज। और किस 2 साल से छोटे बच्चे को गणित में संरक्षण की समझ हो जाएगी, मुझे ये बता दो पहले जरा सा। अरे 0 से 2 साल को तो छोड़ो, 2 से 6 साल को भी नहीं होगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी गणित में संरक्षण की समझ नहीं होगी। आपका आंसर होगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जबकि गणित में समझ की बात की जाए तो याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष के बच्चा यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आने के बाद ही ऐसी समझ होती है, ना कि हे भगवान सेंसरी मोटर स्टेज लगा रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो। सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34, गणित में गणितीयकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए गणित में गणितीयकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय दृष्टिकोण से देखना, तार्किक विश्लेषण करना और समाधान खोजना। करेक्ट, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कक्षा 3 का एक छात्र 204 को 204 पढ़ने के बजाय 24 पढ़ता है या लिखता है, ये तो डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है कुछ। शिक्षक को इस भ्रांति को दूर करने हेतु क्या करना चाहिए। ओके, नहीं डिसेबिलिटी नहीं पूछा है, पूछा है इस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को। तो सबसे पहली बात है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि बीच में जो 0 है वो 100 का काम करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट 204 को 24 पढ़ता है, मतलब कि 0 100 है, ये चीज को वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये चीज 0 की प्लेस वैल्यू समझाने के लिए हमें उसे बताना होगा प्लेस वैल्यू चार्ट।
हमें उसे समझाना होगा प्लेस वैल्यू, जिसमें हेल्प करेगा हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। गणित में योगात्मक मूल्यांकन यानी ऐसे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे का मुख्य, ऐसे रहता तो साथ साथ होता, ऐसे है तो बाद में होगा। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पीवाईक्यू वाले में समझ चुके हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, इवेलुएटिंग ओवरऑल स्टूडेंट अचीवमेंट एंड कॉम्पिटेंस एट द एंड ऑफ एन पीरियड टर्म। मैंने अभी क्या बोला? अंत में, जो कि समेटिव है। एफ ए होता, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता तो अंत में नहीं होता बल्कि साथ साथ चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अंत में, अब जिन्होंने पीवाईक्यू देखा है वो तो समझ गए होंगे अंत में शुरू में मैंने क्या बोला। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जब पढ़ाई के दौरान साथ साथ हम टेस्ट लेते हुए चलते हैं, आकलन करते हुए चलते हैं बच्चों का, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है यूनिट टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ठीक है। और जब हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, यानी कि समेटिव असेसमेंट हुआ हमारा एनुअल एग्जाम या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, जब हम एक निश्चित सिलेबस को खत्म करने के बाद आकलन करते हैं तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, अभी जो मैंने कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, प्रक्रिया के दौरान निरंतर अधिगम कमियों की पहचान करना क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 38, गणितीय अधिगम अक्षमता यानी डिस्कैल्कुलिया के प्रमुख लक्षण क्या है? डिस्कैल्कुलिया के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? इसमें आपको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ पे आपको डिस्कैल्कुलिया के बारे में पूछा है तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया का क्या काम? सीधे एलिमिनेट करके ए नंबर को टिक कर दो, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब सिंपल समझिए, कैलकुलिया, कैलकुलेशन को छोटा में बोलते हैं कैलकुलिया। अगर डिस्कैल्कुलिया है तो इसका मतलब कि आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको नंबर समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस को समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी मैथमेटिकल सिंबल समझने में प्रॉब्लम होगी, टाइम डिस्टेंस समझने में प्रॉब्लम होगी। मतलब इन शॉर्ट, मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो उस डिसेबिलिटी को हम कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए। गणित में समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 4 चरणों का सही क्रम आपको बताना है, जो कि जॉर्ज पोलिया ने दिया था। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये सबको पता होगा इसका आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, U, उसके नीचे D या M, फिर उसके नीचे P, फिर उसके नीचे R, UDPR। अब ये UDPR क्या होता है? U से अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझो। उसके बाद M से होता है आपको मेक अ प्लान, और D से होता है डिवाइड अ प्लान। ठीक है, तो हो सकता है मेक अ प्लान भी रहे, हो सकता है डिवाइड अ प्लान भी रहे। P से होता है कैरी आउट द प्लान, और R से होता है रिव्यू। तो ये सब है आपके ए नंबर में, ध्यान से देखिए। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम U, डिवाइड अ प्लान D, कैरी आउट द प्लान P, और यहाँ पे आ गया आपका रिव्यू। तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक स्तर पर एक समावेशी गणित कक्षा, इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम के शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ये बताने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली डेज आपकी मिस ना हो। एक भी वीडियो मिस करने पे आपका कितना बड़ा लॉस है ये आप समझ सकते हो, ना जाने कितना क्वेश्चन आप वहाँ पे मिस करोगे। ठीक है, और एग्जाम के बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि हमारे इस हर एक वीडियोज से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, चलिए आपको इसका आंसर बता दूं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगर इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम बनाना हो तो उसके लिए है कि सभी विद्यार्थियों को विविध आवश्यकताओं को
बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री TLM और लचीला मूल्यांकन प्रदान करना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है जी, तो डे 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी कल के डे 8 के वीडियो में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।